नमस्कार, आपका स्वागत है NPTEL के इस कोर्स में जिसका नाम है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। मैं राहुल, आपका टीचिंग असिस्टेंट इस कोर्स में। इस कोर्स में आपने प्रोफेसर विवेक द्वारा महत्वपूर्ण टॉपिक को रिवाइज किया होगा। आपने जाना होगा किस तरह के चैनल डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिकेशन में ज़रूरी हैं। इसी को कंटिन्यू करते हुए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज हम कोडिंग के माध्यम से समझेंगे जिसका नाम है चैनल कैपेसिटी। चैनल कैपेसिटी हमने लेक्चर में पढ़ा जो कि C=B log2 1 + SNR के माध्यम से मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है। आज हम उसे मैटलैब कोड के माध्यम से भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार आप देख पा रहे होंगे ये मैटलैब का एक लाइव स्क्रिप्ट ओपन कर रखा है हमने। लाइव स्क्रिप्ट में हमने स्टार्ट किया CLC क्लोज ऑल एंड क्लियर ऑल से, ताकि हम एक चीज़ इंश्योर कर पाएँ कि कमांड विंडो में कुछ नहीं है, कोई फिगर पहले से ही ओपन नहीं है। यहाँ पर मैंने टॉपिक की जानकारी लिखी हुई है जिन्हें हम वन बाय वन समझेंगे। तो पहले हम इसे एक बार रन कर लेते हैं ताकि कमांड विंडो या फिर फिगर विंडो में कोई और प्रोग्राम बचा ना हो। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि चैनल कैपेसिटी दी जाती है C=B log2 1 + SNR के माध्यम से। यहाँ पे B डिफाइन की गई है चैनल बैंडविड्थ से जिसे कि हर्ट्ज में लेंगे। N है हमारी नॉइस पावर, S है हमारी सिग्नल पावर और C चैनल कैपेसिटी इन बिट्स पर सेकेंड। तो इसे समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे पहले एक न्यूमेरिकल से जो कि प्रोफेसर विवेक ने क्लास में समझाया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर द GSM स्टैंडर्ड डिटरमाइन द मैक्सिमम थ्योरेटिकल डेटा रेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फॉर SNR ऑफ 10 dB एंड द RF बैंडविड्थ ऑफ 200 kHz। तो हमें मैक्सिमम थ्योरेटिकल डेटा रेट बताना है जो कि पॉसिबल हो SNR 10 dB के लिए और बैंडविड्थ 200 kHz के लिए। तो हमें दी गई जानकारी को हम पहले लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है बैंडविड्थ जिसे हम B से डिनोट कर रहे हैं 200। ये हमारा किलोहर्ट्ज में है। तो इसको हम न्यूमेरिकल में यूज़ करते हुए हर्ट्ज में लेंगे। तो 200 × 10⁻³ यूनिट लिखना हमेशा ही फ़ायदेमंद रहता है। इससे हमें पता चलता है कि सारी यूनिट्स फॉर्मूला में सेम है या नहीं, सेम स्टैंडर्ड पे हैं या नहीं। अब हमें पता है SNR जो कि हमें दिया हुआ है 10 dB। तो अगर हम 10 dB को लीनियर में कन्वर्ट करें, क्योंकि इस फॉर्मूला में हमको सारी चीज़ें लीनियर में लिखनी है, तो वो हम करते हैं 10। पहले हम SNR dB को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो SNR dB इज़ 10 log 10 SNR इन लीनियर। अब हमें SNR dB में अगर दे रखा है तो हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। SNR dB दैट इज 10, वो 10 से डिवाइड होगा तो बचेगा 1 और फिर log 10 बेस की पावर 1 हो जाएगा। तो लीनियर में भी 10 dB SNR मेरे इक्वल्स टू 10 के ही रहेगा। तो इसलिए मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ SNR = 10। दिस इज इन लीनियर। तो अगर हम चैनल कैपेसिटी का फॉर्मूला देखें तो वह बड़ा सिंपल है, C=B log2 1 + SNR। तो आइए इसे रन करके देखते हैं और जानते हैं कि क्या वैल्यू हमें C की मिलती है। इसको हम रन करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे
हमें C की वैल्यू मिली 6.91 इंटू 10⁵ बिट्स पर सेकेंड में। ये चैनल कैपेसिटी की यूनिट है बिट्स पर सेकेंड में। तो आपने एक गिवन बैंडविड्थ के लिए क्या चैनल कैपेसिटी चाहिए ये कैलकुलेट की। अब समझते हैं C वर्सेस बैंडविड्थ का रिलेशन। क्या हम बैंडविड्थ को इनफाइनाइट लॉन्ग कर दें तो हमारी कैपेसिटी इनफाइनाइट हो सकती है, या फिर उसका log to 1 + SNR के इम्पैक्ट से इनफाइनाइट रीजन को रोका जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर बैंडविड्थ को एक रेंज देता हूँ, मानते हैं हम हर 100 किलोहर्ट्ज़ के स्टेप साइज में अप टू 1000 किलोहर्ट्ज़ तक इसको रन करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने बैंडविड्थ को एक रेंज दी है, तो मैटलैब में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हमें डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करना पड़ेगा, डॉट इनटू मल्टीप्लिकेशन, ताकि हम मैटलैब की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाए और इसको हम प्लॉट करके देखेंगे। तो प्लॉट के लिए हम सेमी लॉग y फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो y एक्सिस है वो मेरी लॉग एक्सिस हो जाएगी, इसमें मेरा बैंडविड्थ जो होगा वो x एक्सिस हो जाएगा और जो चैनल कैपेसिटी है वो मेरी y एक्सिस हो जाएगी। मैं इसमें लाइन विड्थ डिफाइन कर सकता हूँ, जिसकी वैल्यू हम अभी 2 लेके चलते हैं। हमें x लेबल और y लेबल देने पड़ेंगे, जिनका अर्थ है कि मेरा x एक्सिस क्या है और y एक्सिस क्या है। x एक्सिस मेरी बैंडविड्थ है, उसकी यूनिट लिखेंगे हम हर्ट्ज में डिफाइन कर रहे हैं, y जो कि मेरी कैपेसिटी है इन बिट्स पर सेकेंड। हम ग्रिड ऑन फंक्शन का यूज़ करेंगे ताकि हमारी ग्रिड्स ऑन हो जाए और हमें हर पॉइंट पे वैल्यू जानने में आसानी हो। तो आइए इसे अब रन करके देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके राइट साइड में एक कर्व प्लॉट हुआ जो कि चैनल कैपेसिटी वर्सेस बैंडविड्थ है। जिस तरह बैंडविड्थ 200 किलोहर्ट्ज़ से इंक्रीज होके अप टू 10 किलोहर्ट्ज़ जा रही है, हमें एक सब लीनियर प्लॉट होते हुए दिखता है। अगर मैं बैंडविड्थ को 10 टाइम्स और बढ़ा देता हूँ और इसे रीरन करते हैं, तो आप देखेंगे ये स्लोप कम होता जा रहा है और ये सैचुरेट हो रहा है। अगर मैं इसे और बढ़ाऊं तो आपने देखा होगा ये फर्दर स्लोप कम होता जा रहा है। इसका अर्थ ये है, अगर मैं बैंडविड्थ बढ़ाते जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इनफाइनाइट चैनल कैपेसिटी हासिल हो सकती है। एक लिमिट है जो कि शैनन द्वारा दी गई है। अगर आप बहुत अच्छा कोड डिज़ाइन करते हैं तो आप वह मैक्सिमम लिमिट पा सकते हैं और उसको थियोरेटिकली शैनन ने दिया C = B log 2 1 + SN के माध्यम से। अगर मैं बैंडविड्थ को और बढ़ा देता हूँ और रन करता हूँ सिस्टम, तो आप देखेंगे कि बैंडविड्थ इंक्रीज होती है और फिर वह बहुत ही माइन्यूट छोटे छोटे स्टेप में इंक्रीमेंट दिखाती है, ऑलमोस्ट जाके कांस्टेंट हो जाती है। तो ये हमने जाना कि चैनल कैपेसिटी की लिमिट क्या है। वो हमें एक मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करती है, जिसके बिलो आप प्रैक्टिकल सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि मिनिमम एरर प्रोबेबिलिटी रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर हमें इसे और समझना है कि क्या मिनिमम बिट बाय नॉइज़ रेशियो रहेगा अगर हम किसी सिस्टम की कैपेसिटी निकालने की बात करें,
तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि C इक्वल्स टू बी लॉग 2 को हम मैथमेटिकली एक छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे। इसमें हमने बैंडविड्थ को डिनोमिनेटर में लाए हैं, तो C बाय बी इक्वल्स टू लॉग 2 1 प्लस एस एन नॉट इंटू बी है। अब नॉइस पावर को हमने डिफाइन किया है एन नॉट, जो कि नॉइस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, इंटू बी जो कि बैंडविड्थ होती है सिस्टम की, चैनल बैंडविड्थ। तो हमारा टोटल कैपेसिटी को हमने लिखा C बाय बी इक्वल्स टू log 2 1 प्लस एस बाय एन नॉट इंटू बी। तो अगर मुझे सिस्टम की पावर जाननी हो, सिग्नल की पावर जाननी हो, तो टोटल बिट्स दैट इज एनर्जी पर बिट इनटू चैनल की कैपेसिटी मल्टीप्लाई करूंगा तो सिग्नल पावर मिलेगी। इसी प्रकार मैंने इसे मॉडिफाई किया, C बाय बी इक्वल्स टू लॉग 2 1 प्लस ई बी इंटू सी। इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि समझना आसान हो जाए, डिवाइडेड बाय एन नॉट इंटू बी। अब हम इस रेशो को, जो कि C बाय बी है, इसको एक सिंबल से डिनोट करते हैं जिसे हम कह रहे हैं ईटा, जो कि यहाँ पर स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी को प्रेजेंट करता है। तो अगर ईटा की बात करें तो इसकी यूनिट हो जाती हैं बिट्स पर सेकेंड पर हर्ट्ज। अब हम बात करते हैं ई बी बाय एन नॉट की। तो इस फॉर्मुलेशन को अगर हम रीएडजस्ट करें ईटा की फॉर्म में, तो हमें मिलता है ई बी बाय एन नॉट इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर ईटा -1 डिवाइडेड बाय ईटा। अब इसकी मदद से हम जानने की कोशिश करेंगे कि मिनिमम ई बी बाय एन नॉट किसी सिस्टम के लिए क्या रहता है। तो आइए इसे कोडिंग के माध्यम से समझते हैं। तो हम सबसे पहले ईटा की एक रेंज देते हैं, मान लेते हैं 0 से 0.001 के स्टेप साइज से 15 वैल्यू तक। ई बी बाय एन नेट को हम डिफाइन करते हैं ई एन ओ से, इक्वल्स टू, मैथमेटिकली इसको हम यहाँ दोबारा लिखेंगे 2 रेज टू पावर ईटा, यहाँ पे हम डॉट पावर लेंगे क्योंकि ईटा एक मैट्रिक्स की फॉर्म में है, -1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय अगेन ईटा। ये हमारा ई बी बाय नॉट का फॉर्मूला है। अब हम इसे प्लॉट करते हैं। फिर से हम सेमी लॉग y का फंक्शन यूज़ करेंगे ताकि हमें y एक्सेस लॉग फंक्शन में मिले, और y हम प्लॉट करेंगे, इसमें x हमारा होगा ई एन नॉट जो हमने डिफाइन किया है, और y हमारा होगा ईटा। हम सिस्टम की लाइन विड्थ देते हैं जो कि है 2। लाइन विड्थ डिफाइन करता है क्या थिकनेस रहेगी इस कर्व की। अब हम x लेबल डिफाइन करते हैं। x लेबल मतलब कि x एक्सिस हमारी बिट्स एनर्जी पर नॉइज है, या फिर हम इसे डायरेक्ट ई बी बाय एन नॉट भी लिख सकते हैं। y लेबल हमारा स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी है जो कि ईटा है, बिट्स पर सेकेंड पर हर्ट्ज। ग्रिड ऑन करते हैं। ग्रिड ऑन फंक्शन हमेशा ही यूजफुल रहता है कि किसी भी वैल्यू को मार्क करने के लिए। आइए इसे रन करके देखते हैं।
तो अभी ए बी बाय एन नॉट हमारा लीनियरली प्लॉट हुआ है, हम इसको डी बी फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये होगा 10 इंटू log 10 ई एन नॉट, और इसको हम ई अंडरस्कोर डी बी कहते हैं। तो हम प्लॉट में भी ई अंडरस्कोर डी बी प्लॉट करते हैं। आइए इसे रीरन करते हैं। जी, मेरे राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे एक प्लॉट हुआ जिसमें ई बी बाय एन नॉट की कुछ रेंज दी हुई है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे कॉरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी प्लॉट की गई है। इस डेरिवेशन में हमने माना कि जो मैक्सिमम रेट है वो चैनल कैपेसिटी के इक्वल है। तो आपका ये ब्लू रीजन आर इक्वल्स टू सी का है। आपका प्रैक्टिकल रीजन जो होगा वो मैक्सिमम चैनल कैपेसिटी सी की वैल्यू तक जाएगा, अर्थात आपका ये रीजन प्रैक्टिकल रीजन फॉर ऑपरेशन है जो कि आपको डिज़ाइन कर सकते हैं, और ये एक अनअटेनेबल रीजन है जिसको अटेन करने के लिए आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई हो सकती है और जो कि पॉसिबल नहीं है एज पर शैनन कैपेसिटी थ्योरम। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि मिनिमम ई बी बाय एन नॉट मेरा क्या आया। तो अगर मैं इसकी वैल्यू जानना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सेमी कॉलन हटाता हूँ और इसे दोबारा रन करता हूँ। मैटलैब में हमने डिवाइड किया है ई एन नॉट में एटा से, जो कि 0 है, इसलिए पहली वैल्यू मेरी एन ए एन आ रही है। हम फर्स्ट सेकंड इंडेक्स देखें तो हमें मालूम चलेगा कि मिनिमम बिट्स टू एनर्जी रेशियो जो रिक्वायर्ड होता है वो है -1.59। तो ये एक मिनिमम ई बी बाय एन नॉट रिक्वायर्ड है आपके सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, जिसमें वह कम एरर की परफॉर्मेंस दे पाए। इसको आप मैथमेटिकली ड्राइव करके भी देख सकते हैं, और डिफरेंट फॉर्मुलेशन डिफरेंट बुक्स में इसका डेरिवेशन दिया है जिससे आप समझ सकते हैं और मैथमेटिकली निकाल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ ई बी बाय नॉट क्या आएगी। वह -1.59 dB ही रहेगी। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि है हमारे लेक्चर सीरीज से। यह क्वेश्चन कहता है कंसीडर अ वायरलेस चैनल वेयर पावर फॉल्स ऑफ विद डिस्टेंस फॉलोज द फॉर्मूला, जो कि पावर रिसीव्ड है PT D नॉट बाई D की पावर क्यूब फॉर D नॉट इक्वल्स टू 10 मीटर। यहाँ पे D नॉट हमारा रेफरेंस डिस्टेंस है। अज्यूम द चैनल हैज़ बैंडविड्थ B इक्वल्स टू 100 किलोहर्ट्ज़। हमें अज्यूम कर रहे हैं कि चैनल बैंडविड्थ जो है 100 किलोहर्ट्ज़ है, एंड AWGN with noise power spectral density of n not equals to 10 की पावर -9 watt per hertz दी हुई है हमें। For a transmit power of 1 watt, find the capacity of this channel for transmit receive distance of 100 मीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें चैनल कैपेसिटी बतानी है 100 मीटर के डिस्टेंस पे। यहाँ पे प्रोफेसर विवेक द्वारा दिए गए लेक्चर में आपने देखा होगा डिस्टेंस 100 मीटर 1 किलोमीटर के लिए आपने कैलकुलेट किया था। यहाँ पर मेजरली हम पाथ लॉस एक्सपोनेंट का इम्पैक्ट पढ़ना चाहते हैं, इम्पैक्ट समझना चाहते हैं। तो ये कोड मैंने पहले ही लिख के तैयार करा हुआ है, तो आइए इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो सबसे पहले हमने बैंडविड्थ डिफाइन की विच इज़ गिवन 100 किलोहर्ट्ज़। तो इसको हम यहाँ पे हर्ट्ज़ में डिफाइन करते हैं, तो हम इसे हर्ट्ज़ में लिखते हैं। हमें एन नॉट गिवन है जो कि 10 की पावर -9 है। इसकी भी यूनिट हम लिख लेते हैं जो कि है वॉट पर हर्ट्ज़। पाथ लॉस एक्सपोनेंट, आइए पाथ लॉस एक्सपोनेंट को अभी एक कांस्टेंट वैल्यू देते हैं जो कि आपने क्लास में भी दिया होगा, n इक्वल्स टू 3। पहले इससे समझते हैं। PT 1 वॉट ट्रांसमिटेड पावर हमें गिवन है। D नॉट हमें रेफरेंस डिस्टेंस गिवन है, ये मीटर में है, पावर हमारी वॉट में है, और एक डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर रिसीवर जिस पे हमें चैनल कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है वह 100 मीटर गिवन है।
तो हमें रिसीव पावर दी हुई है PR इक्वल्स टू PT इंटू D0/D की पावर n। अभी हम ये डॉट हटा सकते हैं क्योंकि हम एक सिंगल वैल्यू लेके चल रहे हैं, और आप चाहें तो उसे लगा भी रहने दे सकते हैं, उसे वह डिफ़ॉल्ट एक स्केलर वैल्यू लेगा। फिर हमने SNR डिफाइन किया विच इज़ रिसीव पावर बाय नॉइज़। तो रिसीव पावर मेरी PR है और टोटल नॉइज़ मेरी N0 नॉइज़ PSD इंटू अवेलेबल बैंडविड्थ हो गई। तो चैनल कैपेसिटी है C इक्वल्स टू B log 2 1 + SNR। हम फिर से सेमी लॉग y फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी y एक्सिस लॉग में प्लॉट हो, और उसके बाद हमने ग्रिड ऑन किया, फिर x लेवल और y लेवल को डिफाइन किया। तो आइए इसे रन करके देखते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कि वैल्यू क्या निकल के आती है। तो जैसे कि ये एक सिंगल वैल्यू है इसलिए कर्व पे कोई प्लॉट नहीं आया है। हम अगर चैनल कैपेसिटी के सेमीकोलन को हटा दें तो हमें वो वैल्यू भी यहाँ पे दिख जाएगी। वैल्यू आ रही है 3.45 इंटू 10⁵ और 345 किलो हर्ट्ज़। अब जानते हैं पाथ लॉस एक्सपोनेंट का क्या इम्पैक्ट है। पाथ लॉस एक्सपोनेंट जैसे जैसे बढ़ता जाता है हमारी रिसीव पावर घटती जाएगी, और जैसे जैसे हमारी रिसीव पावर घटती जाएगी हमारा SNR घटेगा और मेरी चैनल की कैपेसिटी घटनी चाहिए। यह हमने लेक्चर में समझा था। आइए इसे सिमुलेशन के माध्यम से समझते हैं। पाथ लॉस एक्सपोनेंट को मैं 2 से 7 तक प्लॉट करके देखता हूँ, और अब हम सेमीकोलन लगा सकते हैं क्योंकि अब हमें एक सिंगल पॉइंट नहीं एक बिगर कर्व ऑब्टेन्ड होगा विद अ लाइन विड्थ ऑफ 2 जो हमें आसानी से दिख पाएगा। आइए इसे दोबारा रीरन करते हैं। हाँ, यहाँ पर एक एरर जनरेट हुआ जो कि हमने यहाँ एक डॉट मिस किया था क्योंकि n अब एक एरे है, तो इसको हम .n लगाएंगे। अब फिर से रीरन करते हैं। तो जिस तरह आप देख पा रहे होंगे पाथ लॉस एक्सपोनेंट का इंक्रीज होना हमारे चैनल कैपेसिटी को रिड्यूस करता है, क्योंकि हमारी रिसीव पावर रिड्यूस हो रही है, हमारा SNR रिड्यूस हो रहा है, और वो डायरेक्ट फंक्शन है SNR चैनल कैपेसिटी का। तो इसलिए पाथ लॉस एक्सपोनेंट के इंक्रीज होने से चैनल कैपेसिटी डिक्रीज होती है। तो आज के लेक्चर में हमने समझा चैनल कैपेसिटी को, चैनल कैपेसिटी के बेसिक फॉर्मूलेशन को, चैनल कैपेसिटी की लिमिट को, फिर क्लास में किए गए न्यूमेरिकल्स को हमने मैटलैब के कोड के माध्यम से समझा कि किस तरह मिनिमम EB/N0 निकाला जा सकता है और किस तरह पाथ लॉस एक्सपोनेंट के इम्पैक्ट को मैटलैब के द्वारा समझा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मैटलैब का सेशन समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप दिए गए अलग अलग क्वेश्चंस को मैटलैब पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।